हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं एच.डी. यादव मैथ्स का बुक सॉल्यूशन पूरा, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 124 क्वेश्चंस तक देख लिए थे। आज हम देखेंगे 125 नंबर क्वेश्चन से। तो ये डिस्काउंट का 5वां भाग है। इससे पहले हम 4 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने 124 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो वो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और हाँ, आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 से। एक दुकानदार एक वस्तु पर वह दाम अंकित करता है जिससे उसे 25% लाभ मिले। कुछ छूट देने के बाद लाभ घटकर 12.5% रह गया। तो छूट कितनी दी या छूट कितना परसेंट दी? तो देखिए यहाँ पे मान लो कोई क्रय मूल्य है 100 रुपये, ओके, उसने उस पर कर दिया मार्क 25 रुपये ज़्यादा। कितना? 125। मतलब 100 रुपये की चीज़ लेकर के आया और उसने उस पर सेल लगा दी 125 रुपये की और उतने में ही बेच दी। मतलब सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस इक्वल है, 125 रुपये का मार्केट प्राइस किया और उतने में ही बेच दी, तभी तो उसको 25% का लाभ होगा ना। 100 रुपये में कोई चीज़ लेके आया, 125 में ही बेच दी और उतना ही मार्क्ड प्राइस था। इस केस में मार्क्ड प्राइस बराबर होगा सेलिंग प्राइस के, क्योंकि जितना मार्क है उतने पे ही सेल कर दिया, तो बराबर है। अब मार्क्ड प्राइस कितना है यहाँ पे? हमारे हिसाब से 125 है। और ये बोल रहा है कि उस पे से उसने कुछ छूट दी और उसका जो लाभ है वो घट करके 12.5% रह गया। मतलब देखो, लाभ किस पे कैलकुलेट होता है? क्रय मूल्य पे। तो 12.5% लाभ हुआ उसको क्रय मूल्य, मतलब जो लाभ है वो घट करके, देखो पहले 25% का लाभ था, अब जो है वो सिर्फ 12.5% का लाभ। मतलब 100 पे पहले 25 का लाभ, मतलब कितने में बेच रहे थे? 125 में। अब 100 पे सिर्फ 12% का लाभ, इसका मतलब अब कितने में बेच रहे होंगे? देखो ये तो पहली सेलिंग प्राइस थी, अब दूसरी सेलिंग प्राइस जो होगी वो कितनी होगी? 112.5 112.5 होगी ना, क्योंकि देखो 100 से ज़्यादा कितना? 12.5% ज़्यादा, तो 100 से ज़्यादा जोड़ दो 12.5, तो 112.5 ये सेलिंग प्राइस होगी दूसरी वाली। और हम जानते हैं कि मार्क्ड प्राइस मतलब उसका अंकित मूल्य 125 रुपये था और उतने में ही बेचा था, और अंकित मूल्य पे कुछ छूट देने के बाद उतना लाभ बचा है सिर्फ। तो ये वाली छूट पूछिए कि कितने की छूट दी, कितना परसेंट की, और तब जा करके ये रेट 112.5 हो गया। तो ये समझो 112.5 हुआ है 125 से, कितने की छूट दी? तो आप देखेंगे कि 125 में से कितना घटाएं कि 112.5 आ जाए, तो आप कहेंगे 12.5% घटाना पड़ेगा। 125 में से 12.5 घटाओगे तो 112.5 आएगा ना। तो 12.5 की छूट दी है 125 से, तो 100 पे कितना, बस ये पूछा है। तो देखो 125 से 125 कट जाएगा 0.1 टाइम, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10%। ये हो गया आपका आंसर। या फिर अगर पॉइंट में समझ में नहीं आया हो तो ऐसे समझो, ये दशमलव हटाया तो ये नीचे लग गया 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 125 से 125 कैंसिल, कितना बचा? सिर्फ 10। ये हो गया आपका आंसर। कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचेगा तो लाभ कितना होगा? देखिए, मान लो अंकित मूल्य 100 रुपये है और उसने बोला है कि अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी, मतलब बेचा कितने में? 60 रुपये में, तो उसको 30% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? तो देखो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे कि कोई चीज़ 60 में बेची तो उसको 30% की हानि हुई, तो एक्चुअली कितने में बेची उसने? 70 में, तो 100% कितना क्रय मूल्य निकल आएगा ना। ऐसे 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया क्रय मूल्य? 600/7। ओके, यहाँ रेशो आ गया तीनों का, इस 7 का मल्टीप्लाई सब में कर दो। 7 छंग हो गया 42, 420, 7 एकम 7, 700, और ये कितना हो गया? 600। ठीक है, ये तीनों का रेशो आ गया। अब ये बोल रहा है यदि अंकित मूल्य पर बेचेंगे तो लाभ कितना होगा। मतलब कोई चीज़ 600 रुपये में खरीदी और 700 रुपये में बेची, 100 रुपये का फ़ायदा होगा ना। किस पे? 600 पे। तो 100% कितना होगा? 0 से 0 कट गया, 1/6, मतलब 16.66% हो गया है आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला करते हैं।
एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो सकता है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्शन लिए, वरना मैं ऑप्शन नहीं लेता। ठीक है, ये बोल रहा है एक वस्तु पर 20% की छूट, तो मान लो पहली वस्तु ए है जिस पर 20% की छूट, और दूसरी वस्तु है बी जिस पर 25% की छूट। अब मैं घटा कर नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, घटा करके आंसर गलत आ जाएगा आपका, है ना, घटा करके अलग आ जाएगा। जिससे देखिए ए पर 20% की छूट तो ए पर 80 लिख दोगे, फिर आप बी पर 25% की छूट तो आप लिख दोगे 75, है ना। तो आप इसको सोल्व करोगे तो 16 पंजे 80 और ये 15 पंजे 75, 15 और 16 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो ये सवाल गलत हो जाएगा। हमें सिंपल जितना परसेंट बोला जाए उतना ही लिख देना है और बस। तो a अपॉन बी कितना आ गया, 25/20, मतलब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी नीचे वाली वैल्यू से, तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, यहाँ तो छोटी है, तो ये तो वैसे ही कट गया। यहाँ मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू बड़ी होगी। 5 से काट दो इसको, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 और 4, जो देखो 5 और 4 का तो सेम यही बन रहा है ना, ये 5 और 4, अगर मैं पीछे 0 0 लगा दूंगा तो ये तो सेटिस्फाई कर गया ना। बाकी 5 4 का कॉम्बिनेशन कहीं नहीं है, मतलब ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 50 और 40 आपका आंसर। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है 800 रुपये, और 800 रुपये की चीज उसे मौसम समाप्ति के बाद इतने रुपए में बेचने का प्रस्ताव है, 736 रुपये में। 800 रुपये अंकित मूल्य वाली कोई चीज अगर 736 रुपये में बेची जाएगी तो कितने रुपए का छूट दिया जाएगा। तो जब आप देखेंगे कि इस 800 में से 36 गया तो बचा 64 रुपये की छूट दी है टोटल 800 पे से, तो 100% कितना होगा, 2 0 से 2 0 कट गए, 8 8 64, 8% की छूट दी गई है। एक दुकानदार ने रुपये 1800 की वस्तु 10% की छूट पर बेची और रुपये 200 का अभिलाभ प्राप्त किया। यदि वह उस पर छूट न दे तो उसे कितना अभिलाभ प्राप्त होगा। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो सवाल है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में। ये जो बुक लिखी गई है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। ये है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 1800 की कीमत पर बेची और उस पर 10% छूट के बाद 1800 की कीमत पे बेची। ये इस तरीके का प्रश्न है। अगर वो बोलेगा कि देखो ये जो क्लियर लिखा हुआ है ना इस क्वेश्चन में कि एक दुकानदार ने रुपये 1800 की वस्तु 10% छूट पे बेची, तो 1800 की कोई वस्तु है जिसको 10% छूट पे बेची है, तो 1800 क्रय मूल्य होगा यहाँ पे, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, मैंने इसको सोल्व किया है तो गलत लगा है मुझे, इसलिए मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ यहाँ पे कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचा 10% की छूट पे, या एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 10% की छूट पर 1800 रुपये में बेचा। तो अब इसका सॉल्यूशन सही होगा। तो यहाँ समझना 1800 रुपये में बेचा उसके हिसाब से, और मेरे हिसाब से कितना है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद बेचा है। तो अंकित मूल्य 100% मान लो, उस पर 10 की छूट दी मतलब 90% में बेचा। तो 1800 जो है उसके हिसाब से बेचा, मेरे हिसाब से 10% की छूट देने के बाद 90 में बेचा। तो 100% कितना होगा, 100% आप निकाल लो इस पर, ठीक है। 100% निकाल लिया, कितना आ गया, 2000 रुपया। ओके, अब 2000, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि रुपये 200 का अभिलाभ प्राप्त हुआ इस पर। तो देखिए ये तो अंकित मूल्य आया है ना, अंकित मूल्य, और 200 रुपये का अभिलाभ प्राप्त हुआ है उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगा, कॉस्ट प्राइस ये है कि 1800 रुपये में बेचा, उसको 200 रुपये का अभिलाभ प्राप्त हुआ, तो 200 उसमें से घटा देंगे सेलिंग प्राइस में से। अगर मैं लाभ घटा दूंगा तो क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा क्या, 1600 रुपये का, डेफिनेटली आ जाएगा, 1600 रुपये का क्रय मूल्य आ जाएगा। ओके, अब ये बोल रहा है कि देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि क्रय मूल्य बराबर होगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ओके, ये होता है, मतलब अगर क्रय मूल्य निकालना है मुझे तो सेलिंग प्राइस में से मैं प्रॉफिट घटा दूंगा तो क्रय कॉस्ट प्राइस आ जाएगा उसका, कि जितने में सेल करा अगर उसमें से मैं प्रॉफिट घटा दूँ या लॉस घटा दूँ, दोनों है ना, प्रॉफिट या लॉस, तो कॉस्ट प्राइस आएगा।
तो यहाँ भी यही तो किया हमने, ये सेलिंग प्राइस है, इतने में बेची तो 200 का लाभ हुआ, तो 200 का लाभ घटा देंगे। इसका मतलब ये है कि उस वस्तु को खरीदा 1600 में था। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यदि उस पर कोई छूट ना दे, मतलब जो डिस्काउंट दिया गया है वो नहीं दे, मतलब अगर उस पर 2000 रुपये अंकित मूल्य है, मतलब मार्क्ड प्राइस है, तो 2000 में ही बेचे। मतलब कहने का है कि 1600 की वस्तु को 2000 में बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा। तो 1600 की वस्तु को 2000 में बेचेंगे तो 400 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्लियर नहीं है कि ये परसेंटेज में पूछ रहा है या नंबर में पूछ रहा है। तो 400 रुपये का लाभ जो है वो हमारा रुपए में तो आ गया 400 रुपये का लाभ। ठीक है, और अगर परसेंटेज में पूछे तो 400 रुपये का लाभ हुआ है उसको 1600 पे, तो 100% कितना होगा, 100 पे कितना। ठीक है, तो देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से 100 कटेगा 25 बार, मतलब 25% का लाभ होगा उसको, परसेंटेज में बात करें तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता ने एक घोड़ा उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पे खरीदा। मतलब देखिए, मान लो कोई अंकित मूल्य है 100%, तो उसने जो खरीदा है वो कितने में खरीदा, 80 रुपये में, मूल कीमत पर 20% की छूट देने के बाद खरीदा है। ठीक है, क्लियर बोला है खरीदा है, हर बार सेलिंग प्राइस नहीं आएगी मार्केट प्राइस से डिस्काउंट देने के बाद। और वो बोल रहा है कि यदि उसने उसे मूल कीमत से 40% कीमत पे बेच दिया, मतलब मूल कीमत से ज़्यादा कितने में बेचा, 140 में बेच दिया, तो उसे कितने % का लाभ होगा। तो सरल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये बोल रहा है कि अगर कोई चीज़ उसने खरीदा कितने में है, तो मूल कीमत मतलब 100% पे 20 की छूट देकर 80 में, और ये बोल रहा है कि अगर मूल कीमत से 40% ज़्यादा में बेच दे, तो मूल कीमत 100 है, 100 से 40 ज़्यादा में बेच देंगे तो कितने में बेचेगा, 140 में बेचेगा ना वो, तो उसे कितने का लाभ होगा। लेकिन लाभ तो हम जानते हैं कि क्रय मूल्य पर निकलता है। तो कोई चीज़ 80 में खरीदी, 140 में सेल कर दी। ठीक है, 80 की चीज़ 140 रुपये में बेच दी, तो वो बोल रहा है कितने % का लाभ होगा। तो हमें लाभ निकालना है, तो सिंपली हम लाभ जानते हैं कि 60 रुपये की चीज़ 140 में बेचेंगे तो 60 का फ़ायदा है ना, 80 की चीज़ 140 में बेचेंगे तो 60 का फ़ायदा, किस पे, 80 पे, तो 100 पे कितना होगा, बस ये कैलकुलेट करना है। ये 0 से 0 कट गए, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 चौथाई कितना होता है, 75% होता है, तो इतने % का लाभ होगा। चलिए 131 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये बोल रहा है कि यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर है, मतलब जो डिस्काउंट दिया गया है वो उसका अंकित मूल्य का 1/4 है, तो लिख लो मार्क्ड प्राइस डिस्काउंट। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस अगर मैं देखो, और क्या बोल रहा है कि इस छूट के कारण होने वाली हानि 15% है। किसका 15% है, छूट के कारण होने वाली हानि 15%, अच्छा लॉस 15% का है। ठीक है, तो लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात बताना है हमें। तो देखिए यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि अंकित मूल्य अगर मैं मान लूँ 40 है, अब ये सारे लोग सोच रहे होंगे कि 100 क्यों नहीं माना इस बार, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो साड़ी पे दी गई जो छूट है वो अंकित मूल्य की 1/4 है, 1/4 है, और हर केस में मैं 4 से कटने वाला नंबर कोई भी मान सकता हूँ, जरूरी नहीं है 40, मैं 16 मान सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जरूर आप ऐसा करें कि ऐसा नंबर माने, चाहे 16 माने, लेकिन उसके पीछे एक 0 लगा दे ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, हमारा आंसर तो सेम आएगा, डू नॉट वरी। ठीक है, तो 40 सबसे सरल नंबर होगा ना, 160 तो और बड़ा मल्टीपल हो गया उसका, तो 40 उसका अंकित मूल्य मान लो आप। और वो बोल रहा है कि जो उसका डिस्काउंट है वो उसका 1/4 है, 1/4 मतलब 10 रुपये है, उसका 1/4 हो गया ना डिस्काउंट। तो देखो 40 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर 10 की डिस्काउंट दिया, तो सेल कितने में करा, 30 रुपये में, हमारे हिसाब से 30 में सेल करा है उसने। ओके, बस हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस आ चुकी है 30 रुपये। अब वो बोल रहा है कि इस छूट के कारण उसको हानि 15% की हुई। तो समझना, कहने का मतलब यह है कि कोई चीज़ लाया होगा वो 100 रुपये में, और उसको छूट देने के बाद सिर्फ हानि 15% की हुई। इसका मतलब यह है कि उसने 100 की चीज़ को 85% में बेच दी होगी, कि कोई चीज़ वो 100 रुपये में खरीद के लाया होगा, उसने 85 में सेल कर दी होगी। 100 रुपये क्रय मूल्य होगा, 85 रुपये सेलिंग प्राइस होगी, तभी तो 15% का नुकसान हुआ है ना उसको। मतलब हमारे हिसाब से हमने बेची 30 रुपये में यहाँ पे, और उसने बेची कितने में, 15% हानि पे, मतलब 85% में ही बेच दी 100 की चीज़।
तो 100% कितना होगा, ये तो हमारा क्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा। और एज इट इज़ यहाँ देखिए हम तो अंकित मूल्य, ये पूछ क्या रहा है कि उसका लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और उसका बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस का डिफरेंस का रेशो बताओ, अनुपात पूछा है ना। तो यहाँ पर अंकित मूल्य का रेशो नहीं पूछा है, यहाँ पे क्रय मूल्य का रेशो पूछा है सेलिंग प्राइस से। और सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर हमारा 30 है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करिए, 20 पंजे 100, 17 पंजे 85, यहाँ है 30 गुना 20 और ये 17 का क्रॉस मल्टीप्लाई उधर होगा रेशो में, तो कितना बचेगा 30 गुना 17, 30 से 30 कट गया, क्या बचा 20:17। ठीक है, मतलब 20:17 होगा आपका आंसर। एक्स ने कोई मद 10% छूट पर खरीदी और वाई को 10% लाभ पर बेच दी। अंकित मूल्य, अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर वाई ने मद खरीदी का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझना, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। चलिए मैं इसका एक सिंपल तरीका बता देता हूँ आपको, ताकि सबको समझ में आ जाए और एक ही तरीका जो अच्छा हो। ठीक है, मान लो आपने कोई चीज़ छूट पे खरीदी ना, तो मान लो अंकित मूल्य कितना है उसका 100 रुपये है ना। अब मान लो एक्स ने 10% छूट पे खरीदी, तो एक्स ने कितने में खरीदी 90 में। ये इसका क्या है कॉस्ट प्राइस, किसका एक्स का 90 रुपये कॉस्ट प्राइस है। और वाई को बेची 10% लाभ पे, तो एक्स ने वाई को बेचा है ना कितने में 10% लाभ पे। मतलब कोई चीज़ अगर वो 90 रुपये में लेके आया और उसको 10% लाभ पे बेच दी, मतलब उसने कितने में बेची उसको 110% में। ठीक है ना, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया 99। ओके, अब ये बोल रहा है कि अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर वाई ने मद खरीदी, एक्स ने वाई को बेची, मतलब वाई ने ये क्या करा खरीदा। ठीक है, तो ये बोल रहा है अंकित कीमत मतलब अंकित मूल्य, और वाई ने जितने में खरीदी मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो, इन दोनों का वो रेशो बताओ। तो अंकित मूल्य 100 रुपये है और कॉस्ट प्राइस है 99, तो 100:99, ये हो गया डी वाला आपका आंसर। ठीक है, चलिए 133 करते हैं। चंदू ने एक घड़ी अंकित मूल्य पर 20% छूट पे खरीदी। मान लो ये मार्क्ड प्राइस है 100 रुपये का, अगर 20% की छूट देने के बाद उसने कॉस्ट कितने में किया उसको 80 रुपये में, मतलब 20% की छूट देने के बाद 80 में खरीदी, किंतु उसे अंकित मूल्य पे बेचा, मतलब 80 रुपये में खरीदी और अंकित मूल्य मतलब 100 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना होगा। तो 80 की चीज़ 100 में बेची, 20 का फायदा किससे 80 से, तो 100 पे कितना होगा 20 चौक 80 और 4 से 100 कटेगा 25 बार, मतलब 25% का फायदा होगा किसको 80 रुपये की चीज़ को अगर मैं 100 रुपये में बेचूंगा तो 20% का 25% का फायदा होगा। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है, तो देखिए यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके मार्क्ड प्राइस से 2/5 है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 2/5 है, तो अंकित मूल्य हटा दो और यहाँ पे रेशो में लिया और नीचे कॉस्ट प्राइस है 2 रुपये, मार्क्ड प्राइस है 3 रुपये। यदि उसे 10% की छूट पे बेचा जाता है ना, तो मान लो ये 2/5 क्यों मानो आप, इसको सिंपली 20 मान लो, इसको 50 मान लो, ताकि इजीली हो जाएगा कैलकुलेट। ठीक है, अब ये बोल रहा है यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाएगा, 10% की छूट पर मतलब 50 रुपये की चीज़ को 10% की छूट पे, तो 50 का 10% होगा 5, मतलब 5 रुपये की छूट दे दी, मतलब 45 रुपये में बेच दिया। कोई चीज़ 20 रुपये में खरीदी 45 रुपये में बेची, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 20 और 20 40 और 25 रुपये का लाभ हुआ किस पे 20 रुपये पे, तो 100% कितना होगा 20 पंजे 100, 25 पंजे होगा 125। ठीक है, तो 125% का लाभ होगा उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए 135, किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत की दुगनी है। देखो ये अंकित मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, उसका अंकित मूल्य जो है वो डबल है उसके क्रय मूल्य का, लागत कीमत से दुगना है ना अंकित मूल्य। तो मान लो ये 1 2 मत मानो, इसको 20 10 मान लो या फिर 200 या 100 मान लो, तो 100 अच्छा रहता है ना नंबर, 100 काफ़ी इजीली कैलकुलेट होगा, क्योंकि 100 पे कोई चीज़ बढ़ेगी
100 पे ही कोई चीज़ घटेगी। अब ये बोल रहा है यदि उसे 15% लाभ प्राप्त करना है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि 100 की चीज़ को 115 में बेचना पड़ेगा ना, तो कितने % छूट देना होगी। मतलब देखो ये 15% का लाभ हो गया ना, 100 पे 15 का फायदा, मतलब 115 में बेचना पड़ेगी, तो 15% का लाभ तो प्राप्त हो गया। लेकिन ये बोल रहा है कि कितना % की छूट देना पड़ेगी कि इतने में बेचे। अब छूट जो है वो क्रय मूल्य पे नहीं देंगे, तो क्रय मूल्य का तो कोई लेना देना नहीं है इस सवाल में। अब ये बोल रहा है कि 200 की चीज पे कितने % की छूट दे कि 115 में बेच दे। सरल क्वेश्चन है। 215 से कितना घटाएं कि 115 आ जाए, 85 घटाएंगे। ठीक है, 85 किससे घटाएंगे, 200 से, तो 100% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 का डिवाइड कर दो, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, मतलब 42.5 या 42 इंटीजर 1/2, इतना % का छूट आया आपको, इतना % का डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। 30% और 20% की क्रमिक छूटें कितने % की एकल छूट के बराबर है। तो ये क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं, आप जानते ही हो। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था a + b + ab/100 के फार्मूले से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहली है 30 की छूट, दूसरी है 20 की छूट, फिर प्लस लगाना है, दोनों का मल्टीप्लाई चिन्ह सहित, -30 गुना -20 और 100 से डिवाइड कर देना है। ये फार्मूला है ऊपर। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 और 30 हो गया 50, वो भी माइनस का, और माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 दूना हो गया 6, 50 में से 6 गया तो कितना बचा, 44, मतलब 44% की अकेली एक छूट देना पड़ेगी इन दोनों छूट की बजाय। ठीक है, तो आई होप कि यार ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और मैंने काफ़ी मेहनत करी है इसके लिए। ठीक है, तो एक शेयर तो बनता है अपने दोस्तों के साथ इसको। ठीक है, और हाँ आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप पूरी SD यादव और पूरे RS अग्रवाल का सॉल्यूशन आप हमारे इस YouTube चैनल पर देख पाएँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।